नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत तो आपने खूब सुना होगा। और ये कहावत इन दिनों ऊंची ऊंची इमारत और बिल्डर प्रोजेक्ट पर एकदम सटीक बैठती है, जहां रहना ही नहीं, काम करना भी खतरे से खाली नहीं। तो देखिए, विषय हमारा यही है कि एनसीआर में बिल्डर बिल्डिंग बनाएंगे, हादसे से नहीं बचाएंगे। ये अब मैं क्यों कह रहा हूं? गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी और ग्रेटर नोएडा की रॉयल नेस्ट सोसाइटी में जो हादसा हुआ, ये उन हादसों, जो दर्जनों हादसे इस वक्त मेरे जहन में हैं, उनमें से कुछ एक हैं जो ये सवाल खड़े करती हैं कि एनसीआर में बिल्डर बिल्डिंग तो बनाएंगे, लेकिन हादसे से बचाने की गारंटी नहीं देंगे। एनसीआर में आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जहां लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर ये सोचकर सपनों का आशियाना खरीदते हैं कि वहां घर आलीशान होगा और तमाम सुविधाएं होंगी, जिसके लिए लोग मेंटेनेंस भी देते हैं। बावजूद इसके कहीं हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट अटकती है, तो कहीं जर्जर हालत, तो कहीं सुविधाओं का अभाव। इतना ही नहीं, इन ऊंची ऊंची इमारतों के बनाने के पीछे जिन मजदूरों की मेहनत होती है, अक्सर उनकी जान तक खतरे में रहती है। हाल ही में गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी में हुए भयावह हादसे में कई घरों की खुशियां पल भर में उजड़ गई और मिट्टी में दफन हो गई। गुरुग्राम के बिलासपुर में एसटीपी के गड्ढे की मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हुई, 4 लोग घायल। पास में काम कर रहे 11 श्रमिक बाल बचे। हादसे की 2 घंटे बाद पुलिस को मिली जानकारी, ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी का चल रहा था काम। बिल्डर कंपनी समेत 6 पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर, स्ट्रक्चर इंजीनियर गिरफ्तार, परियोजना से जुड़े 3 संबंधित कर्मचारी सस्पेंड। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपायुक्त ने जांच के लिए एक समिति गठित की। वहीं दूसरी ओर बात ग्रेटर नोएडा की करें तो यहाँ भी हाई राइज सोसाइटी में रहना लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। रॉयल नेस्ट सोसाइटी में फ्लैट की छत का प्लास्टर गिरा। कमरे में काम कर रहे एक युवक का लैपटॉप और मोबाइल क्षतिग्रस्त। प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरने से युवक के उपकरण टूट गए। निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। करोड़ों रुपए के फ्लैट में इस तरह की घटना पर रोष जताया। इन घटनाओं को देखकर कुछ सवाल जहन में आते हैं। क्या करोड़ों के सोसाइटी फ्लैट सुरक्षित नहीं? क्यों बार बार सामने आ रहे हैं हादसे? मेंटेनेंस देने के बाद भी लापरवाही क्यों लोगों की सुरक्षा का नहीं रखा जाता ध्यान? क्योंकि ये सवाल लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई ही नहीं, बल्कि कीमती जान से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कंपनी कैसे भरपाई करेगी? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, रॉयल नेस्ट सोसाइटी में प्लास्टर क्यों गिरा? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या करोड़ों की सोसाइटी में जो फ्लैट बने हैं वो सुरक्षित हैं? सबसे बड़ी बात कि एक जो मिडिल क्लास है, वो अपने जीवन भर की जो पूंजी है वो इन घरों को खरीदने में लगाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 35,000, 40,000, 45,000 10 साल 15 साल तक वो ईएमआई भरते हैं, और उसके बाद भी उनके जीवन पर अगर संकट के बादल हमेशा मंडराते रहे, तो क्या वो स्थान जहां पर हर इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है, वो सुरक्षित है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सवाल यह है कि कानून बहुत सारे हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। विशेष तौर पर जब हम एनसीआर की बात करते हैं, अब एनसीआर छोड़िए, एनसीआर के बाहर में तो कई शहर हैं, जिले हैं, वहाँ पर क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, जगह कम है, लोग ज़्यादा रहने वाले हैं, तो ये हाई राइज टावर्स और सोसाइटीज़ का कल्चर बढ़ा है। पहले क्या था, 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक के घर बनते थे, फिर वो बढ़ के 10-12 हुआ, और आज ये स्थिति है कि दिल्ली एनसीआर में 30-35 फ्लोर तक के बिल्डिंग बन रही हैं। तो क्या
जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता है जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ती है, तो क्या उस रूप में, जिस रूप में बिल्डिंग बढ़ी हैं, बिल्डिंग बढ़े हैं, क्या उस हिसाब से ये जो बिल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ी है? आज इस विषय पर हम बात करेंगे। पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। प्रियदर्शनी सिंह है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। विजेंद्र रेणु साहब हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। और केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। और सुरेंद्र बग्गा साहब हैं, टाउन प्लानर। थोड़ी देर में कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला प्रश्न सुरेंद्र बग्गा साहब आपसे ही, क्योंकि आप टाउन प्लानर हैं, तो सर शुरुआत इसी नोट पे, जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है ज़्यादा चुनौतियां भी होती हैं और देखा यह जाता है कि आपको ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ता है। क्या वो मुस्तैदी दिखती है सर? बिल्डर्स उसको कंसर्न में लेते हैं? सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है सर? सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा बोलिए बग्गा साहब। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आई, बोलिए। हाँ जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसका सॉइल टेस्ट कराना मैंडेटरी रहता है। पहले मिट्टी का टेस्ट होता है कि वो कितना वजन उठा सकती है। सॉइल लोड बीयरिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं हम। तो वो सॉइल लोड बीयरिंग कैपेसिटी कराने पे कुछ खर्चा आता है। तो बहुत बार हमने देखा है कि वो अज्यूम करके ही बिल्डिंगों को डिजाइन कर दिया जाता है ताकि वो खर्चा बच सके। तो उससे कई बार वो कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। एक तो कारण ये रहता है। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स उसमें कितना सरिया आना है, किस फ्लोर पे कितने बड़े बीम आने हैं, उसके ऊपर भी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स है उनकी सर्विसेज को बहुत प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर पे नहीं किया जाता। तो जब अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात में, तो उस टाइम पे ये जो अर्थक्वेक के कोड्स हैं वो बदल गए थे। तो कोड इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि कोड्स को अगर हम फॉलो करें तो बिल्डिंग की सेफ्टी बहुत ज्यादा हद तक इंश्योर हो जाती है। लेकिन कोड्स बन गए हैं, लेकिन उनकी जो मार्केट में फॉलो करने वाले थोड़ी कमी रह जाती है। या तो कोई सॉइल टेस्ट नहीं कराएगा, या वो इंजीनियर को फीस पूरी नहीं देगा, इस तरह के कारण रहते हैं। नहीं, ये तो सर अब जैसे एक मसला है ग्रेटर नोएडा का जो मामला है, जिसमें घर का जो पूरा प्लास्टर है वो गिरा, वो तो खैरियत थी कि और पूरे बेड पे गिरा है। उस वीडियो को मुझे लगता है आपने जरूर देखा होगा। अगर उस पर कोई सोया होता, छोटा बच्चा होता या फिर कोई बुजुर्ग होता या युवा भी होता, अगर उसके सर पे गिर जाता तो उसकी डेथ कंफर्म थी। वो तो अच्छी बात थी कि उस बेड पे कोई सोया हुआ नहीं था और भरभरा कर पूरा प्लास्टर गिरा है, लैपटॉप वगैरह टूटा है, फोन टूटा है जो बेड पे था। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी है या नहीं, क्या उसकी जांच पड़ताल की जाती है? देखिए, जांच पड़ताल भी होती है, क्वालिटी होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें लैप्सेस रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कुछ करप्शन की वजह से, कुछ और रीजंस की वजह से अपनी ड्यूटी पूरा बाखूबी करते नहीं है। ठीक है। तो उसमें ये है कि जो उसकी चेकिंग है वो बहुत स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ठीक है। दीपक चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि एनसीआर में हम भी रहते हैं, तो पिछले 5-6 साल से मेरा भी राब्ता हाई राइज सोसाइटीज का रहा है। तो आप ये कह लो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस वाला आदमी हूं मैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे भी जूझना पड़ता है और कई चीजों को मैं लगातार देखता भी हूं, ऑब्जर्व भी करता हूं। तो अब मसला आता है प्रियदर्शनी जी, आखिरकार क्यों लगातार हाई राइज टावर्स में, सोसाइटीज में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के बावजूद
किसी प्रकार का कोई सख्त एक्शन नहीं होता, सख्त कार्रवाई नहीं होती? क्या इसके पीछे बड़ा वजह यह है कि जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बनाने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े बिल्डर हैं, संरक्षण भी होता है जिसके कारण उन पर एक्शन नहीं हो पाता? धर्मराज जी, आपको सादर प्रणाम और जी न्यूज में बैठे हुए सभी साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। सवाल आपने बड़ा ही वाजिब पूछा और उसमें जब अपनी भी व्यथा बताई तो मैं उससे बहुत कोरिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत साल मैं भी हाई राइज में रही हूँ और मुझे मालूम है कि जिसको कहते हैं क्या स्थिति होती है हाई राइज बिल्डिंग्स में। और अगर इस किस्म की घटना हो जाती है, ये तो एक घटना बता रहे हैं, ऐसी एक दो और घटनाएं हुई हैं जो पुराने यूनिटेक के बिल्डर, आप गुड़गांव के बिल्डर्स अगर आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, तो मैं 3-4 बिल्डरों के नाम, बाकायदा नाम बता रही हूँ इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ। यूनिटेक हो गया, डीएलएफ हो गया, 2-4 और बिल्डरों के नाम बताती हूँ। और इन सारे बिल्डरों का आप इतिहास उठा के देखिए, सारे के सारे जो हैं ये सलाखों के पीछे हैं। अब गुड़गांव की अगर हम बात करें, स्पेशली गुड़गांव की, क्योंकि मैं निवासी हूँ तो इसलिए इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और ये मत बोलिएगा कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में बोल रही हूँ धर्मराज जी, ये मैं खुद एक निवासी होके, मैं आप सोचिए कि मैं भी एक रेजिडेंट हूँ और मैं क्यों नहीं चाहूंगी, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी चाहूंगी सुरक्षा हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि असुरक्षित मेरा परिवार रहे। खैर, ये हुआ क्या था धर्मराज जी, मैं बता रही हूँ। जब गुड़गांव स्टैब्लिश हो रहा था 2008 में, उस समय किसकी सरकार थी? अब इसमें कांग्रेस के कोई भी जो प्रवक्ता आएंगे वो बोलेंगे अरे आप ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का यही काम है और फलाना ठिकाना। लेकिन हकीकत ये है कि 2008 में हुड्डा साहब की सरकार थी और आनन फानन में, क्योंकि उस समय जब सर्कल रेट था और हमारी खुद बाप दादाओं की जमीनें हैं, हमें मालूम है ये चीज, इन हादसों से हम लोग गुजरे हैं, वो हम लोगों को अधिकृत करके जबरदस्ती ये जमीनें ले ली गई, प्रेशर में ली गई है धर्मराज जी, कि भाई सरकार एक्वायर कर लेगी, आप फटाफट बेच दो। तो प्राइवेट बिल्डरों ने फटाफट बेची। उसके बाद विदिन 6 मंथ, विदिन 6 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा सर्कल रेट ही इन्होंने बढ़ा दिया। 6 महीने के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा सर्कल रेट बढ़ाया। आप भी बताइए, कभी भी आज तक ग्लोबल रियल एस्टेट में भी आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि 1-2% सर्कल रेट बढ़ गया हो। उसके बाद इन्होंने बिल्डरों को ऑब्लाइज किया, ना कोई सीवरेज का कोई, आज भी गुड़गांव में हर साल मैं ये डिबेट कर रही हूँ कि सीवर का प्रॉब्लम है, सीवर का प्रॉब्लम है, सीवर का प्रॉब्लम है। अरे भैया क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आया कि जब जनसंख्या बढ़ती है, जब पॉपुलेशन आएगी, जब बिल्डिंग बनेगी, तो वहां पे आपको ये सारी बेसिक सुविधाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इन्होंने आनंद फानंद में जो भी बिल्डर था उसको अपने आप ही सारे के सारे नोटिफिकेशन करके दे दिए, सारे के सारे सैंक्शन करके दे दिए, ना कोई चेकिंग की, ना कोई इन्होंने वेरिफिकेशन किया आज तक। उन्हीं बिल्डरों का आज की डेट में मन बढ़ा हुआ है और ये सारे हादसे, ये जो हाई राइज बिल्डिंग है ये आज की बनी हुई नहीं है। लेकिन मैम प्रियदर्शनी, एक मिनट रुकिए, जैसे आपने कहा ना इनका मन बढ़ा हुआ है, तो पिछले 11 साल 11.5 साल से तो आपकी सरकार है, मन को मारिए इनके मन को, जो मन बढ़ा हुआ है दबाइए इनके मन को। यही तो बात है ना कि देखिए हमने कितना इमीडिएट एक्शन लिया। आपके खुद ही चैनल ने अभी बताया, जी न्यूज बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, अभी आप ही के चैनल ने बताया कि हमने इमीडिएट कार्रवाई की है, हमने अरेस्ट किया है, एसआईटी बैठा दी है, पूरा की पूरी जांच हो रही है। और जांच का रिजल्ट ये नहीं कि इनकी तरह की जिसको कहते हैं ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। हम और ऐसे कितने हादसे हैं। आज यूनिटेक अंदर गया ना, आज मैं तो नाम लेके बोल रही हूँ जी। नहीं वो ठीक है चौधरी साहब, एक मिनट रुकिए, आता हूँ, आप सबकी बारी आएगी, बारी से सबकी बारी आएगी, एक मिनट। तो मैं बता रही हूँ ना, ये तो मैं तो धर्मराज जी, इसमें मैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप मत सोचिए कि मैं प्रवक्ता हूँ। नहीं इसमें वो ठीक है देखिए, मैं आपसे इतना रिलेट कर पा रही थी जब आप बोल रहे थे ना सर, मैं सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, मैं इतना रिलेट कर पा रही थी कि अरे मैं भी वहाँ का एक रेजिडेंट हूँ, मैं भी ये रोज। आप रिलेट कर रही हैं, मैं 2 घंटे पहले रिलेट होके आया हूँ। मैंने कहा आप रिलेट हो रही, मैं 2 घंटे पहले रिलेट होके आया हूँ, तो मैंने कहा ना कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं जिस प्रदर्शनी जी सुनिए, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर एक लिफ्ट एक्ट लागू है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं 11वें फ्लोर पे रहता हूँ। मैं तो उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो 27वें फ्लोर पे रहते हैं, 28वें फ्लोर पे रहते हैं। 3 लिफ्ट है, एक लिफ्ट पिछले 8 दिनों से खराब है, आज 8वां या 9वां दिन है।
ठीक है। बताइए। और मुझे एवरेज 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है पीक आवर में। अगर 10 मिनट कम से कम, कई बार तो भरा हुआ है कि भाई नीचे जाओ, ऊपर जो वेट करो, फिर वो जाएगी। तो वो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दीपक चौधरी जी, आपके पास आता हूँ। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति अपनी जगह पर है। मेरा मसला कंसर्न ये है कि एक बड़ी आबादी दिल्ली और पूरे एनसीआर की, दिल्ली क्या पूरे एनसीआर की अगर मैं बात करूं, वो ऐसे मामलों से प्रभावित होती हैं। और अभी क्योंकि सत्ता में जो दल है, सवाल उनसे ही होगा कि आपने क्या कार्रवाई, क्या क्या एक्शन लिया। उन्होंने बता दिया हमने क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया। अभी मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता और उस गंभीरता के हिसाब से कार्रवाई हो रही है? क्योंकि कार्रवाई जब होती है तो उसकी मैसेजिंग होनी चाहिए कि भाई अगर तुमने किया, नजीर होना एक तरीके का। ऐसा ना हो कि जैसे वो ग्रेटर नोएडा में अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का जो डूब गया था कार के साथ, जिसका पूरा वीडियो भी वायरल हुआ था। वो उसका जो बिल्डर, हाँ, वो बिल्डर पकड़ाया और फिर वो छूट भी गया। वो कुछ दिनों बाद छूट भी गया था। अब मैं बोलूं, आप कुछ कहें तो? हाँ प्लीज दीपक जी। पहले तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी सर। और आपके सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी राम राम, और जितने मेरे साथी प्रवक्ता हैं उनको भी मेरी राम राम है। आज बड़ी दुख की घड़ी है ये कि जो ये हादसा गुड़गांव में हुआ, हमारे मजदूर जो है वो एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाता है, और मजदूर एक हमारी जो धरातल जो है, हमारी नींव तैयार करता है। और आप जो बात कह रहे हैं, मेरे सामने हमारे जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर साहब भी जो आपके साथ बैठे हैं टेक्निकी जानकारी लेके, क्योंकि मैं अभी जुड़ा हूं, मैं कहीं बाहर हूं, बल्कि कार में ही मैं अभी डिबेट कर रहा हूं आपके साथ। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। ये जो प्रियदर्शनी जी कह रही हैं, ये इस बात को ऐसे घुमाती हैं कि हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हमने डीएलएफ को अंदर डाल दिया, हमने इसको अंदर डाल दिया। अब ये आपने जो ये सिल्वर कलर के नाम से जो ये बिल्डर्स है, आपने इनके ऊपर कार्रवाई कर दी, आपने इनको अरेस्ट कर लिया। आप मुझे ये बताएं, पिछले 11 सालों में इतने पुल टूटे, इतने लोग मरे, आपने एक भी आदमी को कोई सजा दी है क्या? आप इनको फांसी की सजा दिलवाएंगी क्या? आप मेरे को बताइए, आप वो तथ्य कहां से लेके आएंगी? हमारा दिल रोता है ये बातें सुन के। और आपके ऊपर तो एक बड़ी अच्छी बात मैं कहता हूं कि सच घटे या बटे तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप कहते हो कि मैंने ये चीजें फेस की हैं, मैं वहां रहती हूं, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मेरी भी बहन बॉम्बे रहती है, मेरा परिवार भी इन चीजों में रहता है, मैं भी वहां जाके देख चुका हूं। बड़ी घटिया स्थिति है, दयनीय स्थिति है। अरे 11 साल से आपकी सरकार है, और 11 साल में आप कर क्या रहे हो? आप मेरे को बताइए। गुड़गांव 11 साल से डूब ही रहा है। चलो, हमारी तरफ से हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पे जो एलिगेशन लगाना चाहे आप लगाए, आप फिर उनको अंदर करते। पहले तो आप तो 11 साल से बैठे हो, आपने किसको अरेस्ट किया है? मेरे को एक आदमी बता दीजिए। घनश्याम जी, मेरी ये साथी प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी जो बात कह रही हैं, ये प्योरली पॉलिटिकल बात करती हैं। इनके मन के अंदर कोई दुख और मंशा नहीं है कि एक मजदूर जो होता है वो पता नहीं आपके लिए क्या क्या कर रहा होता है। अरे ये तो मजदूर कमेरों के बारे में सोचती नहीं है सरकार। और अगर वाकई में अगर इनका दिल इतना बड़ा है तो एक दिन इस जांच करके और इसमें जो दोषी हो उनको 302 आईपीसी के अंदर जो है सजा दिलवाएं, तब मैं मानूंगा कि बीजेपी ने काम किया है। अदरवाइज ये जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है विजेंद्र रेणु साहब, जुमलेबाजी की सरकार ठीक है विजेंद्र रेणु साहब, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले एलिगेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। अरे भाई तुम भला कर लो। चलिए ठीक है दीपक चौधरी जी, ठीक है दीपक चौधरी जी। विजेंद्र रेणु साहब, अब मैं आता हूं आपके पास। तो मसला ये है कि एक घटना हुई, उस घटना के बाद आपने एक्शन लिया, कार्रवाई कर दी। मेरा प्रश्न सीधे सीधे है कि कार्रवाई का इंपैक्ट अगर नहीं हो, कार्रवाई की मैसेजिंग अगर स्ट्रांग नहीं हो, तो उस कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं होता है। क्योंकि जिसकी जान गई वो जान कभी लौटेगी नहीं। और किसी के जान, अगर आपकी गलती से, आपकी कमी से, आपकी व्यवस्था से किसी की जान गई और आप 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में छूट जाते हैं, तो फिर उस कार्रवाई का क्या मतलब है? धर्मराज जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद वो छूट गया और छूटने के बाद इसी प्रकार की कार्रवाई घटनाएं फिर घटती हैं, फिर कार्रवाई होती है, फिर वो छूट जाता है। आखिर ये जो पार्टी एलिगेशन लगाने का काम करती है धर्मराव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हमारे को जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद देने का काम किया, आज हम तीसरी बार सत्ता में बैठे हुए हैं, तीसरी टर्म आपकी चल रही है। आखिर एलिगेशन लगाने का कारण क्या बचता है जब आप 11-12 साल से हिंदुस्तान और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो? पिछली सरकार में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो लोगों ने आपको चुनने का काम किया, तभी तो आपको सत्ता सौंपने का काम किया। और आज यदि आप अपनी कमियों को पिछली सरकारों से तुलना कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में इनकी एक बहुत बड़ी विफलता है और बहुत बड़ा फेल्योरनेस है कि जो 11-12 साल के बाद भी पीछे की सरकारों से ये तुलना करने का काम करते हैं, वो भी ऐसी बातों के लिए जो कि पूर्ण रूप से सरकार को संभालनी होती है। दूसरी बात इसमें कहा नजीर पेश करना, पहले नजीर शब्द भी आपने यूज किया और अब आपने ये भी कहा कि भाई छूट जाते हैं। कितने सारे उदाहरण दें हम, चाहे वो पेपर घोटाले की बात थी, चाहे शराब घोटाले की बात थी, चाहे कैश लेन देन की बात थी, और चाहे रजिस्ट्री घोटाले की बात थी, चाहे और बहुत सारे शराब घोटाले की बात थी, धान घोटाले की बात थी। कौन सा ऐसा नजीर आपने प्रदेश के सामने पेश करने का काम किया कि लो भाई ये गड़बड़ इन्होंने की, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया और हमने ये नजीर पेश की है कि अगर कोई गलत कार्य करेगा, अगर कोई इस तरह का काम करेगा जो सरकार के कानून कायदों के खिलाफ होगा, नियमों के खिलाफ होगा, करप्शन होगा, क्राइम होगा, तो उसको ये सजा मिलेगी और सरकार उसको माफ नहीं करेगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नजीर इस तरह की यदि ये सरकार पेश करे तो हम माने। ये एक बात कहते हैं, पकड़ा किसने? हमने ही तो पकड़ा। घोटाला उजागर किसने किया? हमने ही तो उजागर किया। अरे भाई तुम उजागर भी करते हो, तुम पकड़ते भी हो, फिर भी एक के बाद एक ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं? इसके पीछे का भी तो कारण बताइए। घटना घटाने वाले और इस तरह के घपले और करप्शन और अनियमितताएं करने वाले तो बच जाते हैं। उनके कारिंदों को, उनके छोटे कर्मचारियों को आप पकड़ करके यदि नजीर पेश करना चाहते हो तो ऐसी नजीरें मेरे भाई कभी कामयाब नहीं होती। और यही कारण है कि आज न प्रदेश में अपराध रुक रहा है और ना ही अनियमितताएं रुक रही हैं। अब जो ये घटना हुई, चाहे वो सिग्नेचर बिल्डर की घटना थी, चाहे कोई दूसरी घटना और भी हो रही है, उससे पहले भी बहुत सारी हुई है। और इसमें अभी विशेषज्ञ को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो सॉइल लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। भाई अब अज्यूम कौन करता है? बिल्डर करता है या उसका जो टेक्निकल इंजीनियर होता है वो उसको अज्यूम करने का काम करता है। जब वो अज्यूम कर करके उस जगह के ऊपर ये बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और जो कई मंजिल होती है, 40-40, 50-50 मंजिलें बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और उसकी यदि लैंड को, उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी को आप अजम्पशन से लेकर के चल रहे हो या कोई बिल्डर अजम्पशन से लेकर के चल रहा है और सरकार उसको अनदेखा करती है, तो इसके लिए तो सीधा सीधा सरकार जिम्मेवार हुई। और कौन जिम्मेवार होगा? क्यों अजम्पशन के ऊपर उनको काम करने की आप इजाजत देते हो? क्यों नहीं उनके ऊपर जाकर के आप एक नजीर पेश करते हैं कि तुमने अजम्पशन से ये कार्य शुरू किया और हम इसका विरोध करते हैं या इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और इसको आपने डिसमेंटल करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पहले इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी का आपको नपानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं धर्मराज जी ये सरकार के ऊपर ही बात है, सरकार की लापरवाही है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री धर्मराज जी, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे को तो एक चपरासी बदलने की ताकत नहीं है, वो इतने बड़े बड़े को कैसे कंट्रोल करेगा? ये भी बात एक सामने मेरे तो आ रही है। चलिए ठीक है, वो मुख्यमंत्री जो सर अब मैं सर ठीक है, केसी ठीक है, रेडू साहब ठीक है, केसी मलकानिया जी, एक मेरा सीधा प्रश्न है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, टैक्स पेयर हूं, भारत सरकार को टैक्स देता हूं, और मैंने एक ठीक ठाक रकम से एक घर बुक किया, घर खरीद ली। अब एनसीआर में तो हाई राइज सोसाइटी, अब जमीन खरीद के घर बनाने की हैसियत तो मिडिल क्लास की रही नहीं, तो फिर खरीदना पड़े तो बहुत दूर खरीदना पड़ेगा। मसला ये है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो घर मुझे मिले वो फुल प्रूफ उसी अंदाज में मिले जैसा हम अपने गाँव में घर बनाते हैं, उतने ही मजबूत हमें मिले? क्या वो मजबूत घर लोगों को मिल पा रहा है? क्योंकि अभी तो बन ही रहे हैं, जब 15-20 साल 25 साल गुजरेंगे उसके बाद उनका क्या हश्र होगा वो तो आज ही तय हो रहा है ना। अगर नींव कमजोर है, क्योंकि
अभी आप किसी से भी जो हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर उनको एक कील ठोकना हो ना, अगर कील दीवार में ठोका तो पूरा जो प्लास्टर है वो नीचे भरभरा कर गिर जाता है, अगर वो कोई कील ठोक दे। तो ये तो क्वालिटी है सर, जो हाई राइज सोसाइटीज में करोड़ों के घर में रहते हैं उनका हाल बता रहा हूं आपको। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि एक साधारण आदमी, मैं चलिए पत्रकार हूं, 10 जगह फोन घुमा सकता हूं, परिचय में है लोग, मैं बोलूंगा मेरा सुन लिया जाएगा, लेकिन कॉमन आदमी, जो सामान्य आदमी है, जो नौकरी पेशा है, वो कहां दरवाजा खटखटाएगा, कहां जाएगा वो? धर्मराज जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा के जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक सवाल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का, तो जब भी जो भी बिल्डर है, जब वो जमीन खरीदता है, उसका CLU लेता है, तो उसी समय से उसको राजनीतिक जो संपर्क है वो साधने पड़ते हैं। उसके बाद मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। जो पैसे वाला हो वही बिल्डिंग बनाता है और अरबों रुपए खर्च होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है। पहले उसकी 10-12 मंजिल तक बनाने की होती है, 20 मंजिल तक बनाने की होती है, फिर जाके अब 30, 35, 40 मंजिल से ऊपर बिल्डिंगें बन रही है और उसमें कई समस्या आती हैं। तो आप ये देखते हैं कि नीचे पिलरों पे ही जो बिल्डिंगें खड़ी की जाती है, नीचे जो है वो बेसमेंट में और नीचे तो पार्किंग की जगह रखते हैं, तो वो पूरी पिलरों पे इतनी बड़ी बिल्डिंगें जाती है। और पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए जब 35-40 मंजिल है, वो लोग के हैं, उनकी पार्किंग के लिए आपने नीचे जगह रखी है, तो इस प्रकार की समस्या है। और हाँ, उनकी अप्रोच होती है, जो बनाते हैं इससे उसके चेकिंग के लिए, अगर कौन सा मटेरियल लग रहा, कितना सरिया लग रहा, कितना सीमेंट पड़ रहा, कितना रेता पड़ रहा, इसकी कौन प्रोसेस है? प्लास्टर तो गिरेगा ही है, और कील ठोकेंगे तो दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ चंडीगढ़ में जो भट्टी जी थे, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड बनाया था, तो बताते हैं इधर से कील ठोकी, दूसरे के घर में जाकर मिट्टी ईंट पड़ गई, तो ऐसा हुआ। तो इस प्रकार की समस्या तो होती है। और अगर इन मंजिलों में कहीं आग लग जाए तो उसमें तो ये कहा जाता है कि लिफ्ट का प्रयोग न करो। तो जो 30वीं 35वीं मंजिल पे है, वो कैसे नीचे उतरेगा, कैसे नीचे जाएगा, सीढ़ियों से कब तक उतरेगा, और वहां तक जो है फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगा, किस प्रकार, इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं। और ये औद्योगिक सिटी है, IT का हब है, तो यहाँ तो हर कोई जाने की कोशिश करता है। जो बड़े लोग हैं, ठीक है, फ्लैट खरीद लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ भी खरीद देते हैं। जो ITI सेक्टर में है, उनको अच्छे वेतन मिलते हैं। परंतु जो निचला तबका है, छोटे लोग हैं, मैंने देखा कुछ बस्तियां हैं, बहुत गंदी बस्तियां, वहां बड़े मुश्किल से लोग रहते हैं, गुजारा करते हैं, परंतु उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब हाउसिंग बोर्ड जो है वो मकान बनाता था हाउसिंग गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, अब तो वो भी खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार की समस्या जो है, सरकार को जो बहुमंजिला मकान बना है, उसकी जो समस्या है, फायर ब्रिगेड की है, पानी की है, लिफ्ट की है, दूसरी समस्या है उनको सीवरेज की है। मैंने देखा गुड़गांव में जब बरसात आती है तो शहर भर जाता है। हर बार ये किया जाता है दावा कि हम जो अब इस अगली बार नहीं भरेगा, बाढ़ नहीं आएगी, परंतु सीवरेज की समस्या और पानी निकासी की समस्या है। बहुमंजिलों में दूध पानी लेने की समस्या, सब्जी लेने के लिए आप दूर से आते हैं। पहले थोड़ी मंजिलों में तो मैंने देखा था रस्सी रखी होती थी, बाल्टी में नीचे गिराओगे तो वो दूध वाला दूध डाल जाएगा, सब्जी डाल देगा, और उसके साथ ही सर मलकानिया जी, मैं आपके पास आता हूं। एक और इसमें ना एक और खेल समझते हैं सर। सुरेंद्र बग्गा साहब इस खेल को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। सर, मैं क्योंकि बहुत कम समय में तो चीजों को अनुभव किया है इस पेशे में रह के, होता क्या है, जैसे ये जो पहले आज से 25-30 साल पहले क्या होता था कि जो इस तरीके के हाई राइज सोसाइटीज या बिल्डिंग्स बनाते थे, जो बिल्डर होते थे, वो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां होती थी, हजारों करोड़ का जिनका टर्नओवर होता था, वो लोग इस खेल में आते थे। आज भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। अब क्या हो गया कि देखे अननोन से नाम आते हैं। ये कैसे, मतलब कोई कैसे तय कर सकता है कि मुझे हाई राइज बिल्डिंग ठोकना है? क्या 50-100 करोड़ हो गया, 100-150 करोड़ मेरे पास, मैंने दिखा दिया एसेट कि मेरे पास है, उसके बाद भी खेल होता है? कैसे कोई तय कर लेता है? क्या एक्सपर्ट्स लोग उसमें नहीं है जो इस तरीके से काम करते हैं? देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर थे जितने भी, वो ग्रेजुअली बिल्डर बन गए हैं।
तो बिल्डर की रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो वो बोलते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए ना। तो अगर सारे प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर बन जाएंगे और मैट्रिक क्वालिफिकेशन बंदे को बिल्डर का लाइसेंस मिलेगा, तो फिर उससे तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जब भी किसी बिल्डिंग कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है तो उसके ये देखा जाए कि अगर उन्होंने 8 मंजिली बिल्डिंगें पहले बनाई है तो उनको 10 मंजिली का लाइसेंस मिल जाए, 10 बनाई गया तो 15 का मिल जाए। उस बंदे ने पहले 3 मंजिली भी बिल्डिंग नहीं बनाई, उसको 15 मंजिली का लाइसेंस मिल गया तो वो तो गिराएगा ही ना फिर क्योंकि उसके पास ना खुद की क्वालिफिकेशन है, पैसा है यस, बट ना उसके खुद के पास उस तरह के इंजीनियर हैं, जहाँ उस तरह के इंजीनियर का क्या है, आर्किटेक्ट का क्या है, बिल्डर का क्या है, सॉरी प्लानर का क्या है। वो आएंगे 6 महीने नौकरी करके छोड़ जाएंगे, लेकिन बिल्डर को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो मैं ये मानता हूं कि उसके स्ट्रिक्ट मापदंड होने चाहिए जिसको लेकर के गवर्नमेंट को पहले रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जब हम आर्किटेक्ट होते हुए अगर कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो अगर हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना है तो गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि अगर आपने 80 करोड़ का पहले बनाया है तो आप बनेंगे। तो मैं मानता हूं कि बिल्डरों को भी ऐसे कोई लाइसेंस देने से पहले कोई मापदंड बनाना चाहिए। चलिए ठीक है सर, मैं फिर उस ठीक है आप कंप्लीट कर लीजिए सर प्लीज, बगा साहब कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, जो फॉरेन में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें हर स्टेज पे उसके साइन होते हैं कि फाउंडेशन ओके है, 4 लोगों के साइन होएंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होएगा। कल को बिल्डिंग को कुछ हो गया तो इंक्वायरी होएगी तो पता चल जाएगा कि फाउंडेशन कौन से 4 बंदों ने सर्टिफाई करी थी। तो हर लेवल पे बिल्डिंग मटेरियल्स की चेकिंग होती है, हर लेवल पे उसकी टेस्टिंग की चेकिंग होती है, हर लेवल पे उसका डिजाइन चेक होता है, बाकी सारे मेजर्स चेक होते हैं स्टेज पे। अब हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, आप किसी को भी रिश्वत दे के जो मर्जी ओके करवा लो, चलिए बाद में लोग भुगतेंगे जो। सर मैं आपके पास आता हूँ, मैं लौटता हूँ, एक बड़ी अपडेट है, अपडेट बता देते फिर इस चर्चा में हम दोबारा लौटेंगे। करनाल का मामला है जहां पर सिंगल पिलर फ्लाईओवर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बदल दिया गया। करनाल में यह सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है जिसको लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इस परियोजना को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पहले यह फ्लाईओवर खंड चौक से लेकर सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज तक बनाया जाना था, लेकिन अब इसका रास्ता बदलकर सर शहर के 2 बड़े उद्योगपतियों के घरों के सामने तक सीमित कर दिया गया, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 500 मीटर कम कर दी गई, जबकि इसके बावजूद परियोजना का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इनका आरोप है कि बदलाव शहर की ट्रैफिक समस्या को हल करने की बजाय बढ़ा देगा। नेताओं का कहना था कि फैसला आम जनता की सुविधा के लिए नहीं बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो ये देखिए, यही वो सिंगल पिलर फ्लाईओवर है जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं और बात उसी मुद्दे पर करते हैं कि हाई राइज सोसाइटीज तो बन रही हैं, लेकिन क्या वहां पर बनने के क्रम से लेकर, जैसे कि अभी जो गुरुग्राम में हादसा हुआ, लोगों की जान चली गई, बनने से लेकर लोगों की रिहाइश तक, क्या वहां पर पब्लिक सुरक्षित है, महफूज है? एक इंसिडेंट सुना देता हूं, क्योंकि जैसे कहा ही जाता है ना, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये जो बिल्डर लॉबी है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, इनके खिलाफ कुछ करना बड़ा मुश्किल है। यूपीए 2 सरकार में एक मंत्री होते थे, शहरी विकास मंत्री, उससे पहले वो खेल मंत्री थे। खेल मंत्री में जब वो खेल मंत्री होने तो थे, और आज भी वो कांग्रेस में हाई प्रोफाइल में है। वो
नाम आपने अपने हिसाब से गेस कर लीजिएगा। जब वो खेल मंत्री थे तो उन्होंने कोशिश की कि वो क्रिकेट को उस दायरे में ले आए कि वहां पर उसका हिसाब किताब क्या होगा वो सबको बताया जा सकता है। भाई साहब को चेंज कर दिया गया। उसके बाद उनको शहरी विकास मंत्री बनाया गया। उन्होंने कोशिश की थी बिल्डर्स लॉबी पर नकेल कसने के लिए, भाई साहब की वहां से भी छुट्टी हो गई। उसके बाद उनको फिर संगठन में रख दिया गया, राजवी संगठन में बड़े ओहदे पर हैं वो। नाम गेस कर लीजिएगा, नाम बोलना जरूरी नहीं है। मसला ये है प्रियदर्शनी जी कि वो परिस्थिति एनडीए की सरकार इसी में आई थी ना कि वो गलत था, हम सही उसको सही करेंगे। इस दौर में क्या, जैसे जो अभी बग्गा साहब कह रहे थे कि हर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आज की तारीख में बिल्डर बन गया है, क्या वो नतीजा है जिसको के कारण ये हादसे होते हैं? किसी को भी लाइसेंस मिल जा रहा है, कोई भी बिल्डिंग ठोकना शुरू कर दे रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो पैसे कहाँ से, पैसे का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, दिशा विहीन बात हो जाएगी, अलग दिशा में चले जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब एक बड़ा कारण है कि ऐसे वो क्वालिटी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे? देखिए धर्मराज जी, इसमें दो बातें हैं। देखिए, ये बात तो मैं बग्गा साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी उसी एक तरह से राजनीति के अलावा ऑब्वियसली बात है हम सबके कोई ना कोई काम होते हैं, मैं भी लगभग उसी लॉबी में घूमती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसी काम में ही इन्वॉल्व है, तो मुझे पता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग रियल एस्टेट के काम में, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स थे या रियल एस्टेट एजेंट्स थे, वो आज की डेट में बिल्डर है। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ, एक बहुत बड़ा तबका है और एक बहुत बड़ा नेक्सस भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही बात मैंने जो पहले सेगमेंट में ये बात बोली है कि ये नेक्सस बनाया किसने, ये बिल्डरों का मन, कहते हैं ना, मन बढ़ा कैसे, किसी व्यक्ति का कैसे मन बढ़ सकता है किसी भी इस किस्म का काम करने के लिए। हकीकत है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस और बहुत बड़ी लॉबी चल रही है, लेकिन ये भी हकीकत है धर्मराज जी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं अभी यही बैठ के देख रही थी कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई है, खासकर हरियाणा में जब से हमारी सरकार आई है, तो बिल्डर लॉबी को हमने पूर्ण रूप से कसा हुआ है। उसके बाद जो भी इस किस्म की लॉबी होते हैं या इस किस्म का काम होता है, उसमें बाकायदा हम लोग चेकिंग करते हैं, हमारे पैरामीटर्स पूरे हैं, पक्की तरीके से। लेकिन प्रियदर्शनी जी, जो 7 मजदूरों की जान गई है वो आपके टेन्योर में ही तो गई है ना, अभी जो तो आपके क्या टेन्योर है? और मुझे बहुत दुख है, एक्सट्रीम दुख है, और मुझे बहुत दुख हुआ मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं की बातें सुन के कि एक साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं जी ये तो पॉलिटिकल बातें करती हैं। अरे मैं तो खुद ही बोल रही हूँ कि मैं तो मुक्तभोगी हूँ, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ कि मुझे जितना तकलीफ होगी, मुझसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, उन मजदूर भाइयों की जान जाने की। एक बात बताइए, मतलब ये तो मतलब कैसे है ना, कहते इतना भी अनर्गल नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, अभी रेणु भाई की बातें मैं सुन रही थी, रेणु भाई जी ने हमारे बड़े समझदार वक्ता है, लेकिन उन्होंने अभी एक बहुत गलत बात बोली है। उन्होंने ये बात बोली नायाब सिंह सैनी जी के बारे में कि वो एक चपरासी भी नहीं बदल सकते। भाई ये दिखाता है उनकी मॉडेस्टी, उनकी सरलता। चौटाला परिवार की तरह थोड़ी है कि सब कुछ हम ही लेंगे, हम वो लेंगे। कभी चौटाला परिवार के वृद्धस्थ में कभी सोच सकते हैं रेणु भाई की, जिसको कहते हैं वो कभी इस सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्यों इनमें क्या कमी है? चौटाला परिवार में सींग लगे हुए हैं और इनमें नहीं लगे, ये क्यों नहीं बन सकते? लेकिन ये नहीं बनने, ये जिस पार्टी में है वहां पे अपने आप को लोग इंटाइटल्ड समझते हैं। दिक्कत ये है कि कांग्रेस में दिक्कत ये है कि बापू बेटा अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं। माने सर लैंड घोटाला ये क्या हमारे समय पे हुआ है? आप जीजा जी कौन है ये मालूम है? नेशनल जीजा जी कौन है इस देश में, ये मुझे लगता है नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, जिन व्यक्तियों को नहीं समझ में आता, और वो व्यक्ति कोई और नहीं होते, कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं जो कि अपने आप को एकदम कान गूंज लेते जीजा जी का नाम सुनते। रॉबर्ट नहीं खुश करने लेकिन प्रियदर्शनी जी, अब अगर वो इतना बड़ा घपला घोटाला कर दिया तो 14 से प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, एक दिन वो अंदर क्यों नहीं गए? नहीं धर्मराज जी, इन्होंने बोला जी, अरे यहाँ बैठ के प्रियदर्शनी जी गलत बातें मत नहीं तो ये अब प्रियदर्शनी जी ये बताइए, ठीक है अगर उन्होंने गलत किया तो गलत तो तय करने में आपकी सरकार को 11-12 साल लग गए। कुलदीप सेंगर को अंदर कीजिए, उन्हीं को अंदर कीजिए। अब मैं बोलूंगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। नहीं, छोकर जी अंदर गए या नहीं गए? बाप बेटा, ईडी की कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है?
हुड्डा साहब पे कभी इस पे हो रही है ईडी अरे वो छोटे प्लेयर में बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिनका आपने नाम लिया। अरे भाई मेरे को 2 मिनट देंगे या प्रियदर्शनी जी ही अब बोलती रहेंगी? हाँ चल ठीक है चौधरी जी एक बार बताइए। इन प्लेयर का मैंने अभी बाकायदा नाम लिया है, आप देख लीजिए कि क्या इन्होंने जेल के दरवाजे देखे या नहीं देखे हैं, आप बता दीजिए। मैं 6 बिग, अरे जेल के दरवाजे तो आपके नेताओं ने भी देखे हैं। कहाँ देखे? एक दीपक चौधरी जी एक बार बताइए। नहीं ठीक है प्रियदर्शनी जी एक मिनट। दीपक चौधरी जी एक बात बताइए, सीधा सा फंडा यही है, क्या आज आप वहां रहते हैं, आपके परिचित में रहते हैं, क्या जो बिल्डर्स लॉबी है वो तय मानकों का पालन करती है? बिल्डिंग के जो मिट्टी हम लोग कोड़ते हैं ना, मिट्टी जब खुदाई करते हैं, जब ईंट रखी जाती है, तब से लेकर लोगों के घर का चाबी हैंडओवर करने तक, और उसके बाद भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। क्या वो जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हैं? जो निर्वहन एक होता है सर मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ दीपक जी। एक होता है दिल का पवित्र और साफ होना, और एक होता है दिल का भयंकर अपराधी, और जो आदमी ईमानदार नहीं है, जिसकी रगों के अंदर खून नहीं है कि जो वो ईमानदार नहीं होगा। आज की डेट में बिल्डर लॉबी जो है वो केवल मात्र कॉस्ट कटिंग करती है, लोगों की कॉस्ट से उनको कटिंग कर जहां ईंट लगनी होती है 4 रुपए वाली, वहां ये 2.5 रुपए वाली ईंट लगाते हैं। उसके बाद जो इनके वेंडर हैं उनको सालों पैसा नहीं देते हैं। उसके बाद पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर ये लोग ये जो बड़ी हाई टेक बिल्डिंग बनाते हैं। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर 11 साल की मोदी जी की सरकार और यहाँ बीजेपी की सरकार हमारे हरियाणा में है, तो आपने कितने बिल्डरों को पकड़ा? उसके बाद आज कम से कम हजारों अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनियां जिनके सर्कल रेट आज कम से कम 300 गुना हो गए, आपने उस बात को तो नहीं उठाया। इन्होंने कहा जी हमने सर्कल रेट बढ़ा दिए। आप बताइए कि आज एक आम आदमी को सेक्टर में प्लाट लेने के लिए शायद मेरे ख्याल से जिंदगी भर वो सपना ही रह जाएगा। आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए प्लाट का 1 गज का रेट है हरियाणा के अंदर। ये किसने किया? आप गरीबों को देंगे? आप गरीबों का खून चूस रहे हैं। उसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं इनको, अभी करनाल की जो बात आपने रखी यहाँ, मैं उसके लिए बड़ा खुश हुआ हूं और आपका धन्यवादी हूं। मैं करनाल से हूं, मैं उस प्रोटेस्ट में था। आप वो फ्लाईओवर, सिंगल फ्लाईओवर जाके देखिए, इन्होंने किसी एक पूंजीपति के लिए उस फ्लाईओवर को 500 मीटर पहले रोक दिया, और हमने आज वहां इसका विरोध प्रदर्शन किया 12:30 बजे, और हमने कहा कि भाई आप जनता की सुरक्षा करना चाहते हैं। उसके पीछे एक पुराना बस स्टैंड है जहां से कैथल हिसार को बसें जाती हैं। वो सारी की सारी बसें एक 10 किलोमीटर के ट्रैक से ऊपर से होके जा रही हैं। उससे सवारी के समय को खराब हो रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट का जो है तेल जो है वो व्यर्थ जा रहा है। ये बातें ये कभी नहीं सोचेंगे। अरे भाई हम तो ये कहते हैं उनको सजा दो जिन्होंने पाप किया है, और ये पाप का घड़ा टूट के रहेगा। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना बीजेपी की कर रहा हूं। आप इस मुद्दे पे आइए, जिसके घर के अंदर मौत होती है उसके साथ क्या बीतता है। और मुझे आज बड़ा दुख है, हो सकता है मैं थोड़ा सेंसिटिव भी हो रहा हूं इस मामले में, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि इसका पॉलिटिकल बात की जा रही है। आप कदम उठाइए, कांग्रेस आपके साथ है, लेकिन आप अपने ही चहतों को फायदा देने के लिए अगर बीजेपी सरकार ऐसा काम करेगी तो कांग्रेस। चलिए ठीक है दीपक जी। केसी मलकानिया साहब एक बात बताइए सर, क्या ये जो बिल्डर्स लॉबी है इन पर अंकुश लगाया गया है? ये कायदे कानून को कितना मानते हैं? वो तो मैंने कहा ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैं देखता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। क्या किसी प्रकार का डर भय कानून को लेकर इनके मन में रहता है? देखो बिल्डर लॉबी जो है, मैंने कहा कि अरबोपति होती है जब ये जमीन लेते हैं, CLU लेते हैं, वहीं से राजनीतिक खेल शुरू हो जाता है, पैसे का खेल शुरू हो जाता है। और ये लोगों से मकान लेने से पहले लोगों से पैसे ले लेते हैं और
कई साल 10-12 साल मकान नहीं मानते, वो लोग कोर्टों में जाते हैं, कोर्टों के चक्कर काटते हैं और वो मकानों के लिए रोते रहते हैं। और इनका बाहर से लेकर जहाँ 10 मंजिला, फिर उसके बाद पानी बिजली और दूसरे जो झंझट वो शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये बिल्डर लॉबी पे जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, परंतु ये अप्रोचेबल है, पॉलिटिकली अप्रोचेबल है, पैसे के हिसाब से मजबूत है, अरबों रुपए करते हैं। तो इसलिए बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर बाबा को बुलाइए। अब बुलडोजर बाबा तो उत्तर प्रदेश में आ गया। यहाँ 35-40 साल ही मंजिल बना है। अब चंडीगढ़ में जब चंडीगढ़ कहते हैं ये 100 साल तक इसकी उम्र है, 100 साल के लिए बना, परंतु ये जो 35 साल 50 इसकी उम्र कितनी है? तो इस प्रकार जो बिल्डराइन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, समय पे इसकी चेकिंग होना जरूरी है। और जो बन चुके हैं उनकी भी मरम्मत और रख रखाव के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इन बिल्डरों पे कुछ ना कुछ लिमिट चाहिए कि इतने साल तक आप रख रखाव करोगे, देखोगे। तो इसमें जो कमियां आती है, जो बिल्डर है, अलॉटमेंट है, उन पे पेनल्टीज अवश्य लगनी चाहिए। जो कमियां चाहे 10 साल बाद नजर आए, चाहे 20 साल के बाद न जाए, जो भी बिल्डर है जिसने पैसा लिया है उस पर पेनल्टी लगना चाहिए। और चलिए ठीक है सर। प्रियदर्शनी जी, एक अच्छी चीज तो ये है कि देखिए आपके लिए तो अच्छी बात है जो सर ने कहा, और विपक्ष की तरफ से भी मांग उठ रही है कि भाई बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का जो कल्चर है और उनकी जो डिमांड है वो हरियाणा में भी बढ़ रही है। ये अच्छी बात है, विपक्ष के साथी भी बुलडोजर चलाया इन्होंने, पूछो इनसे। हाँ, वही रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। तो एक तो वो आपके लिए अच्छी बात है, एग्जाम्पल के उदाहरण भी दे रहे हैं, तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार ज्यादा जगह पे है नहीं ना। ठीक है, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जनता का होता है। नहीं आप नहीं अब एक मिनट प्रियदर्शनी, आप सीधा अब ये मसला ये है, नहीं इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं होती कि अगर भाई आपका भी तो काम है कि क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए सरकार आपको तनख्वाह देती है, तो क्या वो लोकल अथॉरिटी अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं देते? क्या उनके मुंह में कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं जिससे उनका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो एक्शन नहीं लेते? क्या ये मसला है? मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर लोकल अथॉरिटी में इस किस्म का कोई भी असामाजिक तत्व होता है तो सीएम विंडो टाइप की बना रखी है, जिसमें कि लोग जाके अपनी कंप्लेन करते हैं, बाकायदा करते हैं, और उस पर एक्शन लिया जाता है। 24 से 48 आवर्स के अंदर इसको एक्शन लिया जाता है हरियाणा में। दूसरी बात है, नहीं प्रियदर्शनी जी एक मिनट, जो मजदूर हैं वो मजदूर पश्चिम बंगाल का होगा, उड़ीसा का होगा, झारखंड का होगा, बिहार का होगा, हमारे यहाँ कर रहा है एक मिनट आपके यहाँ के काम कर रहा है, एक मिनट आपके यहाँ के काम कर रहा है सर, मैम सुन लीजिए एक मिनट, आपके यहाँ अब अगर बिल्डर उसको बगैर किसी सेफ्टी गियर के या गलत तरीके से बोल रहा है तुम जाओ वहीं पे काम करो, उसको डर लग रहा है कि हो सकता है मिट्टी दरक जाए, मैं दब जाऊंगा, उसको काम करवा रहा है, तो उसको कहां पता सीएम विंडो, जो मजदूर इसमें मरा, सीएम विंडो तो पढ़े लिखे लोग जाएंगे ना, उसको क्या पता सीएम विंडो? वहां पर जिम्मेदारी तो लोकल नहीं वहां पर जिम्मेदारी तो लोकल अथॉरिटी की होती है ना, जाके देखे कि कितना गड्ढा खोद रहा है, तो वहां पर व्यवस्थाएं सेफ्टी गियर दी गई है या नहीं दी गई है? देखिए मैं तो बोल रही हूँ कि एकदम, मैं तो आपसे खुद सहमत हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम इस पे मैं इस पे पार्टी पॉलिटिक्स कर ही नहीं रही हूँ। किसने क्या किया, किसने क्या, इनके हैं ही कर्म बेकार कांग्रेसियों के, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ आपको कि मैं इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई, देखिए अफसर, मैं बता रही हूँ हर किस्म के होते हैं, अच्छे अफसर भी होते हैं, खराब अफसर भी होते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सरकार की मंशा नहीं है कि हर किसी को न्याय मिले, सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो कि आखिरी छोर पे भी है उसको भी न्याय मिले। तभी हमने ग्रीवेंसेस कमेटी बना रखी है। ग्रीवेंसेस कमेटी में कोई भी आम आदमी जा सकता है। मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की अभी एक मीटिंग में गई थी, अभी 10-15 दिन पहले सीएम साहब ले थे, उसमें माननीय मंत्री जी भी थे, राव नरबीर जी थे, सब लोग थे बैठे हुए, उस मीटिंग में मैं भी थी। उसमें बाकायदा एक रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाले भाई आए अपनी एक समस्या लेके, और वो तो बिहार के थे भाई मेरे, लेकिन जिसको कहते हैं उनकी समस्या सुनी, वो तो आप तो बोलेंगे कि बाहरी व्यक्ति जो बंगाल से आया, बिहार से आया, उसकी कौन समस्या सुनेगा? आप यकीन मानिए आंखों में देखी चीज है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ मैं। इमीडिएटली 24 आवर्स में एक्शन लिया गया।
बाकायदा उन अफसरों को जो कार्रवाई करवाना चाहते थे भाई, उनको बुलाया गया, बाकायदा उसको बोला गया जी संज्ञान लो, हमारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, देखिए सर, कि काम नहीं हो। ठीक है, आप देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं जल्दी से सर हाँ बोलिए चौधरी जी, बोलिए। इनसे ये पूछिए कि बीजेपी ने ये जो 7 मजदूर मरे हैं, हाँ। इनको क्या रिलीफ दिया है, इमीडिएट क्या रिलीफ दिया है? क्या कोई 10-20 लाख 50 लाख रुपए की घोषणा की है? मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा करी है उनकी जान के बदले में? मुआवजा दिया था, इनसे भी क्या हमारे मजदूर भाइयों को कोई रिलीफ दोगे कि नहीं दोगे? फिर कहोगे कि हम कहते हैं जुमलेबाजी करते हैं। चेक काट के दिए थे, ये अपनी बारी ना भूल जाए, हमारी चिंता न करें। क्या चेक काट के दिए थे? नहीं, एक प्रियदर्शनी जी अब एक 2 दिन से कुछ नहीं दिया आपने। ठीक है चौधरी साहब, एक मिनट प्रियदर्शनी जी, क्या एक मिनट, क्या गुरुग्राम का जिला प्रशासन और राज्य सरकार ये कमिटमेंट देने की स्थिति में है कि अगला इस तरीके का कोई हादसा निकट भविष्य में रिपीट नहीं होगा? क्या उस स्थिति में है आप लोग? देखिए स्थिति में है या नहीं है, ये एक प्रश्न आपने पूछा जो कि एक वैलिड प्रश्न है। कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये नेचुरल, ये मैन मेड क्लैमिटी है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। सुनिए, हाँ सुनिए, लेकिन क्या उसके बात है, इनको क्या कहना? हाँ। हम उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखें, प्रशासन को कहते हैं ना चुस्त रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी जो पूर्ण रूप से निभाएगी। हम इस पे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे। और जो मजदूर भाइयों को न्याय देना वो भी हम देंगे। चलिए दीपक जी, ठीक है दीपक चौधरी साहब, इंसाफ कैसे होगा? हमारी सरकार में सिरसा के अंदर उग्रवादी कांड हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय भजन लाल जी, उन्होंने इमीडिएट वहां खड़े होके, मैं स्टूडेंट था उस समय, ये 92-3 की बात है, इमीडिएट खड़े होके वहां रिलीफ बोला था कि मैं जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग उग्रवादी कांड में मरे हैं, मैं उनके घर में 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है मैं देता हूं। मुझे याद नहीं है 2 लाख बोला था या 3 लाख बोला था। अब तक मुख्यमंत्री को 48 घंटे हो गए हैं, उन मजदूरों के घरों में चूल्हा नहीं जला होगा, आप उनके लिए क्या इमीडिएट रिलीफ दे रहे हो? और ये ठीक है केसी मलकानिया जी, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सर। केसी मलकानिया जी, एक प्रश्न तो जो सीधे मेरे पास जहन में इस वक्त आ रहा है, समय बिल्कुल खत्म हो गया, सवाल मेरा सीधा सा और है कि आज की तारीख में सरकार क्या कहने की स्थिति में है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार इस स्थिति में होगी कि दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि जो मकान बन चुके हैं या जो बन रहे हैं उस पर सरकार का कंट्रोल है नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले जैसे इंस्पेक्टर होते हैं, पर इंस्पेक्शन अगर शुरू हो जाएगी तो इंस्पेक्टरी राज हो जाएगा। तो इस प्रकार की दुर्घटना जो है उनको रोकने के लिए कोई ना कोई स्थायी कदम उठाना चाहिए। अब एकदम तो मुझे नहीं लगता सरकार इस स्थिति में होगी कि दुर्घटना ना हो और उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा, परंतु कदम उठाने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी मलकानिया जी, प्रियदर्शनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजेंद्र रेणु साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र बग्गा साहब भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।